ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है नया शुरुआत है फिजिक्स का। हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड। देखो चैप्टर को मैं दो चैप्टर है एक ही साथ हम लोग पढ़ लेंगे। फिजिकल वर्ल्ड तो छोटा मोटा चैप्टर है, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। PHYSICAL फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। और इसी के साथ साथ हम लोग देखो क्या क्या पढ़ेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। एरर, क्या पढ़ेंगे? एरर एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट लिख देता हूं, ठीक है। सब एक ही साथ पढ़ना है, ठीक है। समझ रहे बात को? माने इसके अंदर सब आता है, जितने भी इसके पार्ट्स है सारे को हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देख, अगर मैं देखूं इसमें, तो सबसे पहले हम लोग ना फिजिकल वर्ल्ड को डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब फिजिकल वर्ल्ड को क्या करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि आखिर फिजिकल वर्ल्ड है क्या ना। तो सबसे पहला हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा, इसको यहीं से निपटा देंगे। फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। तो देखो ऐसे दिमाग में एक बात रखो कि जो चीज तुम देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, वो सब फिजिकल वर्ल्ड है। जो चीज तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे तुम रोड पे चलते हुए कार देख रहे हो, रोड देख रहे हो, किसी का लेंथ मेजर कर रहे हो, कोई मास, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्या है? क्वांटिटी। और जिस दुनिया में ये रह रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल वर्ल्ड। आए बस समझ में? तो फिजिकल वर्ल्ड मतलब भौतिक दुनिया, भौतिक दुनिया जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वजन कर सकते हैं, ये सब फिजिकल वर्ल्ड कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है तुमको? तो फिजिकल वर्ल्ड जो है हमारा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि द वर्ड साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द लेटिन वर्ब साइंसिया। मतलब अगर मतलब साइंस की बात करें, साइंस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? साइंसिया से। साइंसिया एक शब्द है जहाँ से, हाँ, लेटिन वर्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं टू नो, माने किसी भी चीज को जानना, है ना। और इसी को अपने भाषा में हम लोग विज्ञान बोलते हैं। तो एक साइंस है ना। लेकिन हम लोग मैं सिंपल भाषा में इसको समझाऊं, हमारे चारों तरफ ना, चारों तरफ जो भी दुनिया है, माने जो भी ऑब्जेक्ट्स ना, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो, एयर बोल सकते हो, ईटीसी, ये सब है। और जो हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स, एयर, ईटीसी है, उसे हम एक साथ क्या बोलते हैं? फिजिकल वर्ल्ड बोलेंगे। फिजिकल वर्ल्ड कहेंगे। आराम से समझना है, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कहेंगे। और सुनना ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है ना, जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ऐसे लिख दिया ना। माने देखो, मान लो कि ये पूरी दुनिया है, एक पूरा दुनिया है। ऐसे दुनिया का कोई बाउंड्री तो नहीं होता है, यूनिवर्स का कोई बाउंड्री होता है क्या? नहीं। तो लेकिन हम लोग एक ऑब्जर्वेशन के लिए ऐसे बना दिए ना। इसके अंदर तुमको ट्री दिख रहा है ना, ट्री दिख रहा है, कोई बॉल दिख रहा है, ये मान लो हमारा बॉल है। ऐसे कोई घर दिख रहा है, क्लियर? हाँ, कार दिख रहा है, एयर है ना, इसको एयर भी दिखता है, महसूस होता है, तो वही फिजिकल वर्ल्ड। हाँ, तो ये देखो बड़ी शानदार कार बनाए हैं भाई, इसी वजह से हमारा कार खरीदा नहीं रहा है। देखो ये कार है तो ये सब चीज़ है। तो इनको हम लोग एक साथ बोलेंगे, इस पूरी दुनिया को एक साथ कलेक्टिवली बोले, एक साथ बोले तो हम लोग बोलेंगे वर्ल्ड ना। एक एक ऑब्जेक्ट को बोले तो इसको बोलेंगे क्वांटिटी। क्या दिक्कत है? फिजिकल क्वांटिटी,
फिजिकल क्वांटिटी। कोई दिक्कत? तो अब सुनना, कुछ बातें हैं जिसको तुमको समझना है। एक साइंस का एक टर्म है रिडक्शनिज्म, ठीक है? क्या नाम है? रिडक्शनिज्म। इसको समझना है। जो भी टर्म्स है उसको मैं बताते चलता हूँ। क्या बोल रहा हूँ इसको? रिडक्शनिज्म। जैसे देखो, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी बड़ा चीजें हैं, ठीक है, उसको छोटे छोटे फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में पढ़ना, स्टडी करना रिडक्शनिज्म कहलाता है। ये हमारे साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो, मैं सिंपल बात तुमको कह रहा हूँ, मैं सिंपल समझाना चाहता हूँ क्योंकि थ्योरी है। जैसे मान के चलो बिजली को तुमको समझना है, तो बिजली कैसे बनता है तुम डायरेक्टली तो नहीं समझ सकते। पहले तुमको देखो, बिजली बनता होगा जहाँ पे कोयला जलाया जाता होगा, उससे पानी गर्म किया जाता होगा, पानी का वेपर बनता होगा, फिर उस वेपर से टरबाइन पर मारा जाता होगा, तो टरबाइन जब घूमेगा तो डायनेमो जब चलने लगेगा टरबाइन घूमने से, तो इससे बिजली बनेगा। फिर वो बिजली पावर हाउस तक आएगा, पावर हाउस से हम लोग के घर तक आएगा, फिर हमारे घर में हम पंखा चलाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अगर तुमको कहा जाए कि कैसे बनता है, तो एक साथ तुम करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तुम उसके पार्ट वाइज डिवाइड कर दो। जैसे कोयला का जलना एक अलग पार्ट बना दो, पानी का उबलना एक अलग बना दो, वेपर का टरबाइन पर जाके हीट करना, उसके मूवमेंट एक अलग पार्ट बना दो, फिर मूवमेंट से करंट कैसे बनता है, क्वाइल कैसे रोटेट होता है, उसको अलग पढ़ दो, फिर ट्रांसफर ऑफ करंट पढ़ लो, फिर हमारे घर में कैसे पंखा चल रहा है ये पढ़ लो। तो पार्ट वाइज करके तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो यानी कॉम्प्लेक्स चीज को छोटा करके, रिडक्शन माने होता है छोटा, रिड्यूस होना। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल फॉर्म में पढ़ने को तरीके को क्या कहते हैं? रिडक्शनिज्म। आया समझ में? मैं सिंपल भाषा में ही लिखना चाहता हूँ, COMPLEX। कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपल और ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल और पार्ट्स में ना, पार्ट्स में ब्रेक करके स्टडी करना क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म कहलाता है। करना रिडक्शनिज्म कहलाता है। कोई पूछे रिडक्शनिज्म क्या है? किसी भी चीज़ को सिंपल फॉर्म करके पढ़ने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शनिज्म कहते हैं। समझ रहे हो? फिजिक्स यही ना सिखा रहा है भाई। अब तुम मोशन के अगर तुमको पढ़ना होगा कि भाई मोशन कैसे होता है ना, तो तुम एक ही बार मोशन को नहीं पढ़ पाओगे। पहले तुमको स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना पड़ेगा, फिर तुमको 2D डायमेंशन में मोशन पढ़ना पड़ेगा, फिर मोशन के लॉज पढ़ने पड़ेंगे। समझ रहे बात हो? जिसमें न्यूटन्स लॉज आते हैं, फिर वो कैसे काम करता है, उसमें फोर्स कैसे लगता है, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके पार्ट्स वाइज करके पढ़ोगे तभी तुमको वो क्या आएगा, समझ आएगा। तो इसी को हम लोग इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शनिज्म कहते हैं। क्या इतना समझ में आया? ऐसे समझ में आया आपको? एक और शब्द है यूनिफिकेशन, इसको भी समझ लेते हैं। चलो, तो देखो हम लोगों ने रिडक्शनिज्म को समझ लिए कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को किस में करके पढ़ना होता है? सिंपल पार्ट में। देखो, यूनिफिकेशन भी एक शब्द होता है हमारे साइंस में आता है, यूनिफिकेशन। तो देख, यूनिफिकेशन का मतलब इसको ब्रेक करो। यूनि माने एक करना ना। तो देखो, बड़े बड़े कंसेप्ट को, माने ज़्यादा कंसेप्ट को हम लोग यूनिफाई करके पढ़ेंगे, माने एक करके, मतलब करके पढ़ देंगे। जैसे देखो, कोशिश किया जाता है फिजिक्स में ना, चाहे साइंस में, कि बड़े बड़े कंसेप्ट को, ढेर सारे कंसेप्ट को सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करें। क्या करें? सिंपल वर्ड में। हाँ, माने ऐसे कर, डाइवर्स माने बहुत सारे, ऐसे लिख सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है, फिजिकल फिनोमिना को, ठीक है, बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना को कुछ
कंसेप्ट एंड लॉज के रूप में एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन कहलाता। देख, सिंपल मैं बात बताना चाहता हूँ। जैसे न्यूटन जो थे, ये न्यूटन नियम मोशन, लॉज ऑफ मोशन 3 दिए थे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 1 2 3, यही ना 3 दिए थे। अगर वो चाहते तो बड़े इतना सारा बात बता रहे थे, उनको 3 ही लॉ में क्यों एक्सप्लेन किए? क्योंकि वो यूनिफिकेशन का ध्यान रखना चाहते थे इस चीज का। अब देखो, ज्यादा बातें को तुम कम वर्ड में बताओगे और सिंपल वर्ड में बताओगे, तभी ना जनता तक पहुंचेगा, आम आदमी उसको समझ पाएगा। अब तुम देखो, अभी हम ही पढ़ाएंगे आगे चल के तुमको, तो सेकेंड लॉ को कम से कम उसको देखना तुम 100 पेज का नोट्स बनेगा, 100-150 पेज का नोट्स बनेगा, सिर्फ सेकेंड लॉ को पढ़ाएंगे तो। आना बात समझ में? उस पर इतना सारा क्वेश्चन है, उतना सारा अप्लीकेशन है ना। तो उतने हम लोग तो 100 पेज पढ़ रहे हैं, चाहे 200 पढ़ रहे हैं, बाकी वो तो है पूरा डाइवर्सिफाइड, पूरी दुनिया में हर जगह यूज हो रहा है वो, है ना। ठेला चल रहा है तो, गाड़ी चल रहा है तो, कोई खींच रहे हैं तो, है ना, कुछ चीज टांग रहे हैं तो, है ना, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें तो लॉज लग ही रहे हैं ना। तो उन्होंने उतने बड़े बड़े कंसेप्ट को सिंपल वर्ड में समझा दिया 3 लॉ में ना। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन की। बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना को कुछ कंसेप्ट और लॉज के रूप में एक्सप्लेन करना ही क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। और रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि भाई साहब, बहुत कॉम्प्लेक्स और जटिल फिनोमिना है, उसको तुम सिंपल और पार्ट वाइज समझा दो, उसको रिडक्शनिज्म बोलते हैं। अब देख, एक चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि फंडामेंटल फोर्सेज कुछ होते हैं हम नेचर में, 4 ही प्रकार के नेचर में फोर्स होते हैं। ये बात बहुत काम का है। कितने प्रकार के फोर्स होते हैं? 4 तरह। तुमको लगेगा बहुत सारे फोर्स हैं, फ्रिक्शन है, टेंशन है, कई सारे फोर्स है ना। हमारे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बहुत सारे फोर्स हैं। हाँ, तो इस तरह से हम लोग सारे फोर्स को अगर देखा जाए तो 4 ही प्रकार के हैं, सब 4 ही प्रकार में आएंगे। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मास के कारण लगता है। देखो यहाँ पे लिखते हैं रिलेटेबल स्ट्रेंथ, मैंने उसका जो वैल्यू है 10⁻³ के स्ट्रेंथ से लगता है। याद नहीं करना है, कोई भी रटना नहीं है, नाम बस जान जाओ खाली। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब इसका मतलब समझो, मास अगर 2 रहेगा ना, 2 मास, तो उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? वीक। जैसे कोई न्यूक्लियस है तो उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो आपस में क्या लगाते होंगे? फोर्स लगाते होंगे। तो उसका एक 2 फोर्स होता है, कि वीक होता है, एक स्ट्रांग होता है। तो उसी का एक स्ट्रांग लिख दिया, एक वीक लिख दिया। तो वीक कब होता है? हाँ, बता रहे हैं, देखो आगे यहाँ पे लिखे हैं। और एक हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स हमको चार्ज पार्टिकल पर दिखता है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन सबका रेंज रिलेटेबल स्ट्रेंथ लिख दिया गया है कि कितना का स्ट्रेंथ होता है ना। ये रटने वाला बिल्कुल है नहीं, है ना। रेंज कहाँ तक? तो इन्फिनिटी तक लग जाता है ग्रेविटेशन। कोई भी देखते हो, मास सूरज हो चाहे दूसरा प्लानेट हो, उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। उनका ऑपरेशन किसके ऑल ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे तो एक सुई हो, पेन हो, कहीं भी रखा हो, उस पर ग्रेविटेशन लगेगा ही लगेगा, है ना। और ये ग्रेविटेशन मतलब लगता है पार्टिकल्स को। अब देखो, कह रहे हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो बहुत कम रेंज में लगता है। मैंने बहुत, देखो इतना वेरी शॉर्ट रेंज, 10⁻16 मीटर के रेंज में लग जाएगा, एकदम बहुत ही मतलब न्यूक्लियस तो ऐसे ही छोटे होता है। हाँ, न्यूक्लियस तो ऐसे ही छोटा होता है एटम के बीच में। सम एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन्स के बीच ये लगता है। एंटी न्यूट्रॉन, देखो अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, जब एटम ना, तुमको पढ़ाएंगे एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में, ठीक है। एक नाम दिया है इसे बोसोन, है ना। वहाँ पे तुमको पढ़ाया जाएगा वो मिशोन, ये सब के बीच में लगता है ये सब। उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देखो 1 इसका स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा हेवी है, देख रहे हो, 1 का है। और इसका न्यूक्लियर साइज के 10⁻15 के रेंज में लगता है। और किसके बीच लगता है? जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स समझ रहे हो ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब के बीच में लगता है। ग्लून मतलब हम लोग बोल रहे हैं एक मीडिएटिंग को बोल रहे हैं। तो बस ये कुछ भी बोल रहे हैं हम, नहीं याद करना तुम, बस खाली याद रखना 4 को फंडामेंटल फोर्स है।
ये जानना एक बार बता देना सही रहता है, इसलिए बता दिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 के पावर -2 से लेकर, मतलब ये हमारा ये है स्ट्रेंथ है, इन्फिनिटी तक तो लगता ही है ना। हम लोग आगे 12th क्लास में देखेंगे कि एक चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जाता है ना। वैसे ही चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है ना, फोटोन है इसका। तो इस तरह से आपको बस यही 4 को याद रखना है कि बेसिक फोर्स कितने हैं, फंडामेंटल फोर्स कितने हैं, 4। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, कंजर्वेशन लॉस। देखो पूरे फिजिक्स में तुमको 4 को चीज देखने को मिलेगा। कितने चीज, 4। तो देखो कौन कौन से 4 को देखने को मिलेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तुमको पता है ना। देखो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो बोले थे तुमको 9th में कि मास है तो बोल देना मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। हिंदी में बोले तो मास को ना तो बनाया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, यही ना। अब ऐसे ही आएगा फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये फिजिक्स के 12th में आएगा, ठीक है। तो यानी चार्ज को ना बनाया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऐसे ही आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम यानी एम भी आगे पढ़ेंगे, इसी 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। मास मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी को, उसके कंजर्वेशन को पढ़ते हैं। और एक इसी चैप्टर में ही आएगा, मैंने 11th में ही आएगा एंगुलर मोमेंटम, एम भी आर, है ना। तो ये 4 प्रकार के हमारे पास कंजर्वेशन लॉ जाते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम यानी कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। लीनियर मोमेंटम अभी हम लोग फोर्स वाले चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में पढ़ लेंगे लीनियर मोमेंटम को, कि मोमेंटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये 12th में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में, नॉट डिस्ट्रॉय। तो इतना ही हमारे फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी के मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड की इतनी हम लोग बात कर सकते हैं। अब बस इसके अलावा हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, सुनना ध्यान से, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की तरफ बढ़ेंगे, यानी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो हम लिख रहे हैं, अब मैंने असली जो है ना यहां से शुरू होगा मेन, फिजिकल क्वांटिटी। कोई दिक्कत? इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं? भौतिक। क्वांटिटी मतलब अमाउंट, है ना। तो देखो ध्यान से समझना, फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं, देखो पहले हम इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो बोले हैं कि दुनिया में 2 ही चीज होते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम नहीं पढ़ते, जैसे लव, इमोशन, ये सब नॉन फिजिकल है। लेकिन फिजिकल जो है मास, लेंथ, ये सब जो चीजें हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को भी हम लोग 2 पार्ट में बांटे हैं। 2 तरीका है बांटने का। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। कौन सा तरीका है? डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ये किसके आधार पर हम लोग बांट रहे हैं? डायरेक्शन। 2 प्रकार के होता है, स्केलर और वेक्टर। माने स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं। स्केलर जानते ही हैं, स्केलर को सिंपल फॉर्म में जोड़ा जाता है, और वेक्टर को हम लोग जानते हैं कि ए मतलब जोड़ने का तरीका है a² + b² + 2ab cos थीटा का रूट, यही ना। तो ये एक तरीका हो गया। तो भाई फिजिकल क्वांटिटी को इसी के फॉर्म में नहीं, एक और तरीका है इसको बांटने का। फिर 2 भाग में बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल माने एकदम बेसिक, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, एंड डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये 2 भागों में फिर से बांटते हैं। अब बस यही इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2 प्रकार के होता है, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी माने PQ लिख दूंगा तो फिजिकल क्वांटिटी। एक होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं। एक होगा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल और डेराइव में डिवाइड करते हैं। फंडामेंटल का मतलब ना पूरी दुनिया में जितने भी फिजिक्स है, चाहे जितने भी जो भी चीज़ है,
सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पर ही आधारित है। आए बात समझ में? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर ही वो डिपेंडेंट है। उसी 7 फिजिकल क्वांटिटी से ही हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। हाँ, क्या बनाते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटी से बनाते हैं। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को पहले स्टडी करते हैं। तो देखो अब पढ़ने वाले हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो 2 क्वांटिटी हम लोग पढ़े थे, फंडामेंटल और डेराइव। तो देखो यही फंडामेंटल क्वांटिटी है 7 लेंथ, है ना। इसी 7 क्वांटिटी से हम लोग पूरे मतलब फिजिक्स को डेराइव कर चुके हैं, है ना। कैसे उसको हम अभी सीखेंगे, पहले भी देख लो। लेंथ को किससे मेजर करते हैं? मीटर से, ठीक है। और मीटर से मेजर करते हैं, एम इसका शॉर्ट फॉर्म है। एक यहाँ पे मैं ना डायमेंशन का भी सेक्शन बनाता हूँ। तो डायमेंशन का सेक्शन यहाँ पे बनाता हूँ। तो देखो जब भी लेंथ को ना जब डायमेंशन से लिखेंगे, डायमेंशन के लिए, तो उसको एल लिखेंगे कैपिटल, है ना, एल ऐसे। और मास को ना एम से सूचित करेंगे ऐसे, और टाइम को टी से सूचित करेंगे। बाकी जितना है इसके बाद एम एल टी हो गया, इसके बाद जितना भी है, जैसे टेम्परेचर है ना, इसको केल्विन के से ही सूचित करें। अब इसका जो यूनिट होगा ना उसी से सूचित कर देंगे। इलेक्ट्रिक करंट को ए से ही, कि आई से सर? ना आई तो सिंबल है उसका, लेकिन जो डायमेंशन है ना इलेक्ट्रिक करंट का, उसका ए ही होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सीडी से ही हम लोग करेंगे, कैंडेला से, इसको कैंडेला कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOLE होता है, पूरा MOL होता है, और इसको भी हम लोग MOLE ही लिखेंगे उसको डायमेंशन के भी अंदर। तो ये तो बात याद होने वाला है, सबको याद कर लेता है। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फास्ट। लेंथ को किसी से मेजर करते हैं? मीटर से। किसी मास को किलोग्राम से मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आता। टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? केल्विन से। सेंटीग्रेड भी होता है, लेकिन हमारा SI यूनिट क्या है? केल्विन है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से मेजर करते हैं। ल्यूमिनस इलेक्ट्रिक करंट तो पता ही है सबको, लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी को समझो। जैसे हाँ, कैंडेला, इसका ओरिजिन कैसे हुआ? जैसे मान लो ना, ल्यूमिनस माने ना चमक। ल्यूमिनस मतलब क्या होता है? चमक। जैसे मान लो इसमें एक बल्ब जला दिया, तो कितना चमक रहा है, कितना लाइट दे रहा है, उसको चमक बोलेंगे। तो उसको भी तो मेजर करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने बनाया यूनिट कि एगो कैंडल रख दिया, एगो कैंडल, देखा कि उसका ब्राइटनेस कितना है। अब 2 कैंडल रख दिया, उसका ब्राइटनेस उसका डबल होगा। 3 कैंडल रखेंगे तो उसका ब्राइटनेस ट्रिपल होगा। तो मान लो मैं एक बल्ब जला दिया, और वो बल्ब 100 कैंडल के बराबर अगर उजाला कर रहा है, तो इसका मतलब उसका जो थी क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी 100 कैंडला हो गया। एक बल्ब 100 कैंडल के बराबर लाइट दे रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? तो कैंडला का यही मतलब है। आया समझ? जैसे मान लो कि मेरे पास एकदम बहुत तेज जलने वाला बल्ब है, तो इसका मतलब हम 1000 मोमबत्ती जलाएंगे तो वो एक बल्ब उतना मतलब उजाला कर सकता है, 1000 मोमबत्ती के बराबर। तो उसका हम लोग रख देंगे कितना कैंडेला? 1000 कैंडेला, है ना। ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब पदार्थ की मात्रा, माने कोई मैटर जो है, कोई पदार्थ है, वो कितना उसका मोल है। मोल तो केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, 1 मोल 2 मोल, है ना। उसको हम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मोल को और अच्छे से, बट इतना समझ में आया। देख 2 और मतलब हमारे पास क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जिसको ना बाद में साइंटिस्ट लोग डिराइव किया। इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। ये छूट जाता आ गया दिमाग में तो बता देता हूँ। सप्लीमेंट्री फिजिकल PQ ले देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ना कि बाद में इसको डिराइव किया गया। जैसे मान के चलो एंगल का तो इसमें कोई खेला है नहीं। और एंगल भी एक क्या है, एक फिजिकल ही क्वांटिटी है किसी चीज को मेजर करने का। तो 2 एंगल्स होते हैं जिनको हम लोग सप्लीमेंट्री मानते हैं। एक होता है प्लेन एंगल। कौन एंगल? प्लेन एंगल, जो तुम आज तक पढ़ते आए हो, प्लेन एंगल, ठीक है। जैसे एक कोई लाइन यहाँ है और ये इससे कितना ऊपर उठा हुआ है, इसको जब मेजर करते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लेन एंगल। अगर ऐसे जैसे अगर फील की बात करें तो बात करें कि एक ये वाला पेन है, ये वाला पेन, इससे ये वाला दूसरा वाला पेन कितना ऊपर उठा है,
कितना डिग्री उठा हुआ है। एक प्लेन में है कि नहीं, पेपरवा जो है वो प्लेन है। प्लेन का कॉन्सेप्ट पहचानना बहुत जरूरी है। दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, और जिस कागज पर रखा गया है वो कागजवा क्या है, प्लेन है। कागज के प्लेन पर है, यानी एक्स और वाई एक्सिस में है ये। अगर ऊपर एगो उठा हुआ रहता ना तो बोलते कि जेड एक्सिस में बन रहा है। अब वो प्लेन यहाँ ना रह के एक और ही मान लो यहाँ पर रहता है ऐसा, तो अब ये प्लेन ये ना कहोगे, इसको नहीं कहोगे, ये प्लेन नहीं है। अब देखो इसमें माल भरोगे पूरा एकदम यहाँ तक तो पूरा एक सॉलिड बन जाएगा एकदम 3D। तो 3 डायमेंशन हो गया, क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों हैं। लेकिन अभी तो सर 2, पूछे, हाँ वाई और जेड जो था हाँ। वो किस प्लेन पे है? तो वो प्लेन पे नहीं है। दो गो जो होगा ना, दो गो वो एक दो ही एक्सिस में होगा। मतलब दो गो अगर तुम ले रहे हो एक्स और वाई, चाहे वाई और जेड कुछ भी ले रहे हो, वो हमेशा एक ही प्लेन पे रहेगा। कोई भी दो एक्सिस लोगे वो एक ही प्लेन पर रहेगा। जैसे ये पेज वाला एक्सिस है ना, तुम कुछ भी मान लो, इसको जेड मान लो, इसको एक्स मान लो, वो तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए मान रहे हैं ना, किसी चीज को एक्स और वाई। जैसे देखो 2D अगर समझा जाए तो मान लो कि मेरे पास 2 डायमेंशन है, एक एक्स है और एक वाई है, तो मैं कहीं से भी रख सकता हूँ। ऐसे रख दिया, और मैं कहूंगा कि इसके बीच में ऐसे पेन में रख दिया, ठीक है। कहूंगा कि यहाँ पे मैं एक मटेरियल भर दिया, यहाँ पर, क्योंकि मैं दूर नहीं भर सकता, यहाँ नहीं भर सकता, यहाँ नहीं भर सकता। अरे बस समझ में, चाहे इसको मैं ऐसे कर दूं तो इसको करूंगा तो कहाँ भरूंगा, यहाँ पे भरूंगा। तो जितना इसके दो एक्सिस में एक्स और वाई के बीच में जितना भी मटेरियल भर सकूं वही इसका प्लेन कहलाएगा, एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। प्लेन को समझना बहुत जरूरी है। प्लेन मतलब ये ना समझो कि इतना मोटा गत्ता इसमें भर दिया ना, एकदम पतला सा मेम्ब्रेन, एक झिल्ली यहाँ पे भरेंगे। अरे बात समझ में। जैसे मैं कहूंगा, जैसे इस पेज को कहूंगा कि कितने एक्सिस में है, तो तुम कहोगे कि अरे सर इतना पतला है, यानी एक इधर एक्सिस होगा और एक इधर एक्सिस होगा, और इसके बीच में जितना भरा हुआ मटेरियल ये प्लेन हो गया। लेकिन अगर मैं इतना सारा पकड़ लिया, इतना, तो तुम अब इसको प्लेन थोड़े कहोगे। एक इधर एक्सिस है, एक इधर एक्सिस है, लेकिन इतना मोटा अब यहाँ पे आ गया ना, एक हाइट भी तो आ गया। तो 3 डायमेंशन आ गया कि नहीं। प्लेन मतलब एकदम सादा एक मेम्ब्रेन, झिल्ली जैसा कोई मतलब चीज, उसमें कोई हाइट ना हो, बस एक्स और वाई हो, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में दो चीज आते हैं, एक प्लेन एंगल आता है कि ये वस्तु इससे कितना ऊपर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको नापते हैं, इसका यूनिट जानते हो क्या है, रेडियन। यूनिट क्या है, रेडियन, ठीक है। और इसको हम लोग लिखते हैं, थीटा से भी लिख देते हैं और पाई से भी लिखा जाता है, ये तो बात पता ही है। π/2 हाँ, जैसे हम लोग देखो इसको हम लोग डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री से भी, जैसे थीटा डिग्री ऐसे करके ना। और इसको एक और नाम देते हैं हम लोग पाई से ना। रेडियन को हमेशा देखना पाई से ही लिखा जाता है, ठीक है। π/2 हाँ, मैं यहाँ पर डैश देता हूँ क्योंकि डिग्री भी होता है और रेडियन भी होता है। तो यहाँ पर रेडियन में हम लोग π/2 पाई लिखते हैं। पाई माने 180 डिग्री। क्लियर, पता है ना। हाँ। अब देखो दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, एक और इसमें आता है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब हो गया हमारा, अब देखो, अब तुम कोन खाए हो ना, वो जो क्या बोलते हैं आइसक्रीम वाला कोन, तो देखते हो आप उसको इमेजिन करो कि एक मेरे पास कोन है ऐसा, ठीक है, और पूरा 3 डायमेंशन में ऐसा है, एक 3 डायमेंशन में। अब तुम उसके अंदर घुस के देखोगे, यहाँ सेंटर पे एक एक्सिस बाहर की तरफ खींच लो, इसमें जितना मटेरियल भरा होगा 3D होगा कि नहीं, तो इसका अलग एंगल आएगा, ऐसे वाला एंगल आएगा। अब तुम इसको फील नहीं ले पाओगे, इसलिए एक कागज दो मैं बना के दिखाता हूँ। देखो ये कोन है, तो इस कोन में अगर मान लो मैं एक पेन डाल देता हूँ ऐसे, तो जो पेन डालूंगा ये सेंटर में रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये पेन जो है, ये जो पेन है, एक दूसरा पेन दोस्तों आप समझाएंगे, ये यहाँ से कितना डिग्री एंगल पर है, यहाँ से इधर कितना एंगल बना रहे यहाँ से, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। अगर इस डायग्राम में अगर समझने की कोशिश करें तो ये मान लो हमारा एक नॉर्मल एक्सिस है, कोई भी मान सकते हैं इमेजिनरी, तो ये इस पूरे सॉलिड होगा ना, ये पूरा सॉलिड होगा एकदम। हाँ। तो इस 3D में होगा, तो यहाँ से कितना ऊपर होगा, क्योंकि सेंटर में होगा। समझ रहा ना बात को। ये देखो, अगर ये मान लो मैं ये बना दिया, तो ये सेंटर होगा ना, ये वाला सेंटर होगा। तो ये पेन यहाँ से, माने इस सतह से ये पेन का एंगल क्या बन रहा है, कितना दूर है, यहाँ से ऐसे बनेगा, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। इसको एस्टेरेडियन बोलते हैं। इसका यूनिट क्या है,
एस्टेरेडियन यूनिट है एस्टेरेडियन। ठीक है, तो दो हमारे पास बन गए, एक रेडियन और दूसरा क्या आ गया, एस्टेरेडियन। तो ये अब तो कोई पूछे कि बताइए फंडामेंटल कितने हैं, तो फंडामेंटल तो 7 हैं, लेकिन 2 इसमें और आ गए, कौन, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, सप्लीमेंट्री को भी याद रखना। टोटल अब 9 हो गए ना। अब हम लोग डिराइव्ड यूज करते हैं, डिराइव शुरू करते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव माने जिसको हम लोग डिराइव करके ले आते हैं, माने जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं कि व्यंजन प्राप्त करना, यानी इसको डिराइव करने को हिंदी में बोलता है व्यंजन प्राप्त करना, है ना। तो उसको जो व्यंजन बनाते हैं हम लोग उसको डिराइव बोलते हैं। डिराइव का मतलब होता है ना फंडामेंटल, इसका देखो डिफाइन मैं करता हूँ हिंदी में, फंडामेंटल क्यू लिखूंगा तो क्या समझेगा, फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मैथमेटिकली मैथमेटिकली ऑपरेशन करके, ठीक है, मैथमेटिकली ऑपरेशन का मतलब माने डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन ये सब करके, हाँ, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, बात समझ में आ रहा है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब इतना कथा कहानी कहने से अच्छा है सुनो ध्यान से। पहले बात बताओ, मैं धीरे धीरे इसको अब एकदम सिंपल, जितना हम कह रहे हैं उतना काम करते जाओ, ठीक है, और कहो कि याद कर लेंगे। और जो लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए भी स्पेशली बोल रहा हूँ मैं कि मैं लिख रहा हूँ उसको याद करो, बाकी पूरा दुनिया का टेंशन एक तरफ और पढ़ाई एक तरफ। इतना याद कर लिया ना तो मैं बोल रहा हूँ सब बन जाएगा जितना मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 10 को लिखूंगा 200 याद कर लेना है। पहला बताओ, अगर मुझे मान लो एरिया लिखना होता तो क्या करता, एरिया फोर्स बाय ना, एरिया जो होता है लेंथ इंटू लेंथ, हाँ, लेंथ इंटू लेंथ होता है कि नहीं, एल इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ बोल सकते हैं। ब्रेथ में लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ को किससे मेजर करते हो, मीटर से, यस सर, और ब्रेथ को भी किससे मेजर करते हो, मीटर से। तो हमारा यूनिट बन गया मीटर स्क्वायर। ये तो हम लोग यूनिट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसको डायमेंशन लिखूंगा यहाँ पे, तो डायमेंशन का मतलब हो गया कि अब इस पे हम लोग इसको सिंबल देंगे। मीटर को लिखते हैं किससे, देखो एल, यहाँ पे लिखे थे ना एल, तो लिख दूंगा एल, डायमेंशन, फिर लिख दूंगा एल, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। और दोनों को करेंगे तो एल के पावर कितना आ गया, स्क्वायर 2 आया ना, L2। अब तुम स्क्वायर क्यू ये सब मत बोलना, सीधे बोलना L2 ML2 ऐसे कुछ करके, है ना, M2 L2 ऐसे बोलना, फ्रीक्वेंसी याद करने में आसानी होता है, जैसे सीरियल में जैसे पढ़ते हाँ हैं। हाँ वैसे बोलना L2, है ना। इसका डायमेंशन अगर कोई पूछे कि इसमें M क्या है तो 0 है, L2 है, T क्या है, 0 है, जिसके पावर 0 इसका मतलब 1, है ना। हाँ। तो अब देखो एक चीज मेरे से मिस हो गया, मैं रेड पेन से लिखता हूँ। डायमेंशन क्या होता है, यहाँ पे लिख दूं, जाके तुम टीचर से यही पूछना, डायमेंशन क्या होता है। मैं ज़्यादा बोल दूंगा तो कहीं लेक्चर में आ जाएगा, पूरा कोई मान जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख दिया कि डायमेंशन किसको बोलते हैं। तो कोई कहे डायमेंशन किसको बोलते हैं, तो जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर प्रेजेंट जो पावर है उसी को बोलते हैं हम लोग डायमेंशन। जैसे इसके ऊपर जो पावर कितना है, 2, तो इसका डायमेंशन 2 हो गया, खत्म। किसी एम लिखेंगे ना, फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल का मतलब मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, कैंडेला, ये ना, मोल, लिमिनस इंटेंसिटी, यही सब था ना, केल्विन। तो इन्हीं के ऊपर जो पावर आएगा ना, पावर, उसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। हाँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, तो अब देख दूसरा मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, तुम खुद इमेजिन करो। तो क्या यहाँ पे 2 लेंथ मिल के नहीं बना दिया एगो डायमेंशन, तो वैसे ही मेरा दूसरा बन रहा है। मान लो मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम माने आयतन। तो देखो इसमें 3 गो एल आएगा, एल गुणे, अब उतना सब नहीं लिखूंगा, एल गुणे एल, 3 गो आता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 को गुणा करते तो मिलता है। तो यानी हमारा यूनिट क्या मिलेगा, एम क्यू,
अब उतना नहीं लिखेंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे ज़्यादा, और नहीं हो जाएगा एम, मीटर 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 तो एम क्यू हो जाएगा। अब मैं इसको लिखना चाहूँ अगर डायमेंशन में तो कहूँगा एल के पावर कितना, यानी L3, और हमेशा ब्रैकेट दे देंगे। क्या दे देंगे? ब्रैकेट दे देंगे। तो क्या ये मिल गया हमें डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो बताओ कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी मिला है कि ये वॉल्यूम का डायमेंशन बनाए? तो लेंथ, तीन लेंथ मिलके हमारा वॉल्यूम बना दिया। अब चलो तीसरा हमारा है मास नहीं, डेंसिटी। मास तो फंडामेंटल है भाई। तो देखो डेंसिटी क्या होता है, मास ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। अच्छा, मास को किससे लिखते हो? एम से, केजी से। हाँ। मैं यूनिट पहले लिखूंगा हमेशा। क्या लिखूंगा? यूनिट, ताकि दोनों काम हो जाए समझ हमारा। आता है। हाँ। मैंने मास को किससे लिखा? केजी से। वॉल्यूम को लिखते हैं मीटर क्यू से। हो गया ना हमारा यूनिट। हाँ। अब आइए डायमेंशन को लिख देते हैं। केजी को लिखते हैं कैपिटल एम से, और मीटर क्यू जो है लेंथ है तो लिखते हैं L3। देखो तुम्हारे दुइये को प्रॉब्लम आएगा, कभी मास को तुम कहो एम को ना तुम कह दोगे कि एथी है, मीटर है। डायमेंशन में कैपिटल एम लिखते हैं, इसका मतलब होता है मास, और मीटर के लिए स्मॉल एम लिखते हैं, वो यूनिट होता है, और उसको तो हम लोग एल से लिखते हैं। हाँ। अब देखो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? ML-3। ML-3। तो इसका डायमेंशन निकल गया ML-3। डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा ML-3। चौथा हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है डेंसिटी के बाद, मास वॉल्यूम डेंसिटी हो गया। अब हम लोग घुस रहे हैं किस चीज़ के तरफ, तो आ जाइए अब इधर स्पीड की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना। प्रेशर बाकी है ना, वो अभी नहीं, अभी उसका बारी आएगा। स्पीड एकदम ऐसा ले जा रहे हैं ना कि उतना याद हो जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम। अब देखो डिस्टेंस किसको बोलते हैं? लेंथ को, यानी लेंथ मैं मीटर लिख दूंगा, यूनिट लिखूंगा तो। और टाइम को बोलते हैं सेकंड, यानी एस लिख दूंगा। तो मीटर पर सेकंड हो गया कि नहीं? ये यूनिट हो गया। और इसी का डायमेंशन लिखूंगा तो मीटर को लिखते हैं एल से, सेकंड को लिखते हैं टी से, तो हो जाएगा LT-1 ना, हो जाएगा नीचे से ऊपर जाएगा। तो हमारा स्पीड का हो गया। देख 5 नंबर में लिखूंगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, DISP बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी मेजर से मीटर से नापते हैं, और टाइम को सेकंड से ही नापते हैं। होता है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा L और नीचे हो गया T, यानी ये भी हो जाएगा LT-1। यानी दोनों का क्या आया? चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे स्पीड हो, दोनों का यूनिट सेम आएगा। 6 नंबर में लिखूंगा मोमेंटम। एकदम ऐसे सीक्वेंस में ले जाता हूँ ना कि तुम डिराइव करते जा रहे हो। MOMENTUM। मोमेंटम जो होता है, हाँ, मास को गुणा करते हैं वेलोसिटी से। मोमेंटम को हिंदी में, अच्छा जो हिंदी मीडियम के उनको बस चाल बोलते हैं, इसको वेग बोलते हैं, और मोमेंटम को क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। देखो हमको थोड़ा बहुत याद है ना, मोमेंटम को संवेग बोलते हैं। तो अब ठीक है, बहुत यूनिक है यार। अब मास को देखो केजी से लिखेंगे, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड से लिखेंगे। मीटर यूनिट है इसका। हाँ, पर सेकंड से लिखेंगे। हो गया ना? हाँ। यूनिट हो गया। अब डायमेंशन लिखिए। केजी को मास है तो कैपिटल M, मीटर है तो लेंथ से, डिवाइडेड बाई टाइम को कैपिटल T। ऊपर जब ले जाएंगे तो हो जाएगा ML-T-1। आ गया ना हमारा डायमेंशन। पहली बात, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत है। एगो रफ पना लेके एकदम धक्का धक लिख के रख दो। हाँ, पूरा कंफ्यूजन क्या बात है कि भाई हमको मास 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 है केजी, यूनिट है केजी, डायमेंशन है M। लेंथ 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 यूनिट है मीटर, और उसका यूनिट है डायमेंशन है L। कंफ्यूज होने की जरूरत है, इसी में तो कंफ्यूजन होता है, मास है लेंथ है ना। यूनिट और डायमेंशन दोनों अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ यूनिट लिख रहा हूँ, इधर डायमेंशन लिख रहा हूँ। और देखो किसी भी चीज में कंफ्यूजन होगा, कोई उसको तुम ही दूर कर सकते हो। कंफ्यूजन को कौन दूर कर सकता है? तुम ही। तुम उसको आसानी तो थोड़ा रुक के सोच के सुनोगे, समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने मोमेंटम लिख दिया। कितना नंबर था? तो 6 नंबर। 7 नंबर का देखो मैं लिख रहा हूँ, फोर्स का ना। फोर्स इतना जल्दी भाई, कहाँ इतना उतारे? मोमेंटम हो गया।
अब हम लोग आएंगे एक्सेलरेशन पर। हाँ एक्सेलरेशन भी बाकी है। ए स्क्वायर एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाई टाइम, टाइम वेलोसिटी डिवाइडेड बाई। टाइम। अगर फॉर्मूला पता है तो सब काम हो जाएगा। अब तुम वेलोसिटी को अगर नहीं पता है तो वेलोसिटी को भी तोड़ दो। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। टाइम। तो मैं अगर उस पर लिखूं डिस्प्लेसमेंट, देखो छोटा सा, फिर लिख दूं टाइम, फिर नीचे एक हाई वाला टाइम, हाँ तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट D हाई by टाइम और T नीचे नहीं आ square जाएगा? नहीं हो जाएगा, D by हाँ T डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो इसका अगर यूनिट लिखा जाए डिस्प्लेसमेंट को मीटर और टाइम को सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आ गया? हो जाएगा सर। अगर यही मैं डायमेंशन लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा? मीटर को के लिखूंगा लिए एल, L, और इसको लिखूंगा टी के पावर 2, और जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? LT एल minus 2। टी माइनस 2। मैं कंजूस आदमी हूँ इसलिए मैं ऐसा लिखा छोटा छोटा करके, है ना? ठीक है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? सर हर समय डायमेंशन को ब्रैकेट में रखना है। हाँ हाँ ब्रैकेट में रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, जगह नहीं है। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं। अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, तो मास से गुणा करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा, खेल खत्म। तो क्या फोर्स इक्वल टू मास इंटू, बोलो ना, तुम बोलते रहो। मास इनटू एक्सेलरेशन कुछ कह रहा था, नहीं पहले एक्सेलरेशन के बाद। फोर्स आता है। हम इतना सीक्वेंस में लिख रहे हैं, तुमको दिखते नहीं होगा। हाँ सर। अब देखो मास को हम लिखते हैं केजी से, जी और एक्सेलरेशन को अभी हमने बोला कितना, मीटर पर सेकेंड, हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं। अब हम जानते हैं डायमेंशन लिखने, तो केजी को बोलेंगे कैपिटल एम, माने मास है तो, भाई मीटर है तो लेंथ लिखूंगा एल, और नीचे टाइम है तो लिखूंगा टी के पावर 2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। अब ये फोर्स का है, ये 8 याद कर लेना है, आगे भी याद करना है। मैंने जितना लिख रहा हूँ, जितना कहूंगा उतना याद करना, उसके आगे मत याद करना। प्रेशर भी एगो है। 8 हो गया, 9, अरे बन जाएगा 9। फोर्स, प्रेशर, प्रेशर क्या लगा तुमको? प्रेशर होगा। अब देखिए इधर, हाँ चलो फोर्स हो गया। फोर्स के बाद हम लोग बात कर लेते हैं, एक और चीज आता है हमारे पास जिसको बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स बोलते हैं, है ना? इम्पल्स जो है हमारे पास फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स इनटू टाइम इंटू टाइम। कोई दिक्कत? नहीं सर फोर्स इंटू टाइम टाइम, भूलना नहीं। इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू Time। टाइम। हाँ ठीक है। अब देख लो, फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने फोर्स लिख दिया। टाइम को मैं गुणा करूंगा यहाँ पे, तो लो भाई टाइम से गुणा कर दिया सेकेंड से। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड मर गया, नीचे 1 सेकेंड बचा, तो आगे हमारा केजी मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको लिखने जाऊं डायमेंशन, तो केजी को लिखूंगा एम, मीटर को लिखूंगा एल, और नीचे लिखूंगा टी। तो हमारा डायमेंशन क्या बन के आया, खुद बताओ? एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1। अब तुम कहोगे किसके जैसा है? तो इम्पल्स किसके जैसा है भाई, बताओ? इम्पल्स देखो किसके जैसा है? मोमेंटम के जैसा है। तो ई भी सवाल आ जाएगा, 4 गो ऑप्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैव अ सेम मोमेंटम, सेम डायमेंशन। Same dimension हाँ, formula। कई गो होता है, कितने लोगों का सेम सेम होता है। जैसे एनर्जी होता है ना, चाहे पोटेंशियल, का, हाँ। हाँ पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक Kinetic एनर्जी हो, ये सबका सेम ही होता है, समझे कि नहीं? ब्रैकेट्स ब्रैकेट दे देना। अब देखो ये हो गया। 10 नंबर हमारा है वर्क। क्या है? वर्क वर्क। वर्क में होता है फोर्स बाई टाइम। इनटू डिस्प्लेसमेंट। इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स को बोलेंगे, देखो फोर्स तो है ना, केजी मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर। देखो मीटर मीटर 2 गो आ गया, यानी ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन लिखने जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा? केजी को क्या लिखूंगा? एम, मीटर को लिखूंगा L2। अब मैं अब ना ऊपर संभाल के लिखता हूँ, देखो टी नीचे लिखूंगा ना, तो नीचे टी होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस टी। हो गया ना खत्म? ML2 T माइनस 2, ML2 T माइनस ML2 T माइनस 2, ये होता है वर्क का। फोर्स का होता है MLT माइनस 2। हो गया? एकदम परफेक्टली याद कर। और 11 नंबर हम आते हैं पावर में। तो पावर जो होता है वो होता है क्या हमारा? तो वर्क बाई टाइम, वर्क बाई
टाइम को क्या बोलते हैं? पावर। Power. कोई काम कितना समय में कर रहा है, जैसे कोई काम ना वर्क माने क्या होता है? काम वर्क इज इज कॉल्ड पावर होता है। जैसे मान लो तुमको अगर कोई काम दे दिया जाए तो तुम अगर 1 मिनट में कर देते हो और कोई आदमी उसी काम को करने में 1 घंटा लगाता है, तो इसका मतलब तुमने कम समय लगाया ना, तुम्हारा ज्यादा पावर है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कम समय लगा दिया, इसका मतलब पावर तुम्हारे पास ज्यादा है। ज्यादा, इसीलिए जल्दी काम कर दिया। अब यहाँ पे वर्क है तो वर्क तो पहले से डिफाइन किए हैं, ये पूरा वर्क होता है ना। तो लिखूंगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने क्या लिखा? पावर, सॉरी वर्क, Work. डिवाइडेड बाई टाइम यानी सेकेंड। क्या हो गया? Second. अब पावर हुआ ना। हाँ। ऊपर वाला जो बात लिखा हूँ किसके लिए लिखा हूँ? Work वर्क के लिए। Work नीचे वाला के बात सेकेंड किसके लिए लिखा हूँ? टाइम के लिए। अब ये क्या है? बट्टा का बट्टा है तो नीचे नहीं आएगा। हाँ. तो हमारा बन रहा है केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड के पावर 3। कोई किसी को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब इसको डायमेंशन देखो तो हम अगर इंटेलिजेंट हो तो केजी है मास, कैपिटल एम, मीटर है लेंथ। अब इसको 3 नहीं लिख सकते, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो T माइनस T-3। खत्म हो गया खेल। यानी ML2 T-3 ML2 T-3। अब इतना ही तुमको करना है याद। ठीक है सर, इतना अगर कर ले याद तो भाई तुम किसी भी चीज को बना देगा। बना लेंगे। आया कि नहीं समझ? अब चलो मैं बार कुछ और लिख देता हूँ स्टैंडर्ड वाला, ताकि अच्छा रहेगा बनाना। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एंगुलर वेलोसिटी वगैरह लिख देता हूँ। अब देखो तुम प्रेशर वगैरह जो भी है ना तुम वो सब आसान बना होगा। सकते हो। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। तुमको फोर्स याद है? एरिया का याद है? बन जाएगा। लेकिन पावर तक तो भाई याद कर लो। अरे बस समझ में, उसके बाद तो कोई भी चीज तुम बना दोगे। चलो मैं लिख देता हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। पावर होगा तभी ना कुछ काम होगा सर। हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तो फ्रीक्वेंसी के ही बराबर होता है। आप ऐसे अगर बताया जाए तो जानते हैं ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी होता है, मतलब फॉर्मूला है ना। ओमेगा एक्चुअली है वो, है ना। वो आगे पढ़ेंगे भी, कोई बात नहीं। 2 पाई तो डायमेंशन लेस है, हाँ. तो यानी 1 बाई टी। T minus. यानी इसका अगर यूनिट देखा जाए तो यूनिट कितना होगा? T minus. सेकेंड इनवर्स ऐसा। अरे सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो हाँ. अगर डायमेंशन देखा जाए तो T-1। कोई दिक्कत? नो सर। तो ऐसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर वैसे ही तेरे नंबर में देखूं तो मैं कह दूंगा कोई भी एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एंगुलर मोमेंटम। अब तो खाली बस तुम्हें फॉर्मूला चाहिए, उस फॉर्मूला से कुछ भी बना देगा तुम। नहीं समझे? चलो एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लें। तुम सोचना ना पावर तक हमको कैसे भी याद करना है, ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल बाई टाइम। एक ही बतिया है, एंगल बाई। Time. अब एंगल का तो कोई डायमेंशन नहीं होता तो उसको 1 मान लिया, टाइम को T, यानी इसका भी हो गया T-1। कोई दिक्कत? समझ रहे बात को? हाँ. अब जैसे मान लो कुछ बड़ा मैं बोल दिया, 14 नंबर में बोला, मान लो मैं कह दिया कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, VISCOSITY, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर तुम्हें पता हो तो तुम तो खुदे बना दोगे। जैसे देखो रफ कॉपी यूज करो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है फोर्स डिवाइडेड बाई Force divided by एरिया। area. फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इनटू, फिर यहाँ पे गुणा दे देना है। एरिया का हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी बहुत सिंपल है। अब तुम वेलोसिटी ग्रेडियंट कुछ घबराना मत। वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड, जब भी ग्रेडियंट शब्द आए, बाकी सुन ले ध्यान से, मैं एकदम सीक्रेट बात बोल रहा हूँ। कोई भी ग्रेडियंट शब्द अगर आ जाए तुम्हारे, यहाँ पे मैं टिप्स ट्रिक दे रहा हूँ। अगर कोई फिजिक्स में कोई भी ग्रेडियंट शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, है ना। GRI। GRADIENT, ठीक है। ग्रेडियंट शब्द आ जाए, ग्रेडियंट का मतलब है लेंथ से डिवाइड करना। लेंथ से डिवाइड करना। डिवाइड
करना। बहुत जबरदस्त बात तुमको बता रहा हूँ, सच में नहीं बताते लोग, ये सीक्रेट बात है मतलब फिजिक्स का, है ना। जैसे तुमको बोल दिया मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड कर दो। मैं बोल दिया मास ग्रेडियंट, यानी मास को तुम लेंथ से डिवाइड कर दो। मैं बोल दिया फोर्स ग्रेडियंट, यानी फोर्स को तुमको लेंथ से डिवाइड करना है। किसी भी चीज का ग्रेडियंट बोल दूं तो उसको किससे डिवाइड करना है? L. तो मैं लिख दूं गोबर ग्रेडियंट, यानी गोबर को किससे डिवाइड करना है? लेंथ से। आए बात समझ में? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट इसका मतलब है ना वेलोसिटी, सर हाँ तो By इससे time, length. इससे तो फार्मूला भी बन जाएगा। अगर हाँ, वो बोले कोई कि भी- मास ग्रेडियंट का यूनिट हाँ, डायमेंशन बस मास बाई एल कर देंगे, खत्म। मास बाई एल, मास को एल से डिवाइड कर देंगे। हाँ। जो भी तुम वर्क ग्रेडियंट वर्क को कुछ एल से डिवाइड कर देना। भाई कुछ सीक्रेट बात होता है फिजिक्स का, समझेंगे नहीं? ये सब जान लोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे फोर्स बाई एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखा। हाँ, अब देखो फोर्स बाई तुम एरिया को हम प्रेशर भी डायरेक्ट लिख दें। लिख देंगे तो माने उसका डायमेंशन बनाना पड़ेगा ना। प्रेशर कर रहे हो, फोर्स का तुम डायमेंशन लिखो ना भाई, MLT-2 हमको तो याद है। अगर याद हो गया तो काम हो जाएगा। एरिया का भी हमको याद है L2 L2 हाँ इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी एल वेलोसिटी का पहले लिख देंगे LT-1 डिवाइडेड बाई एल। देखो ऊपर वाला वेलोसिटी है, लेंथ से डिवाइड कर दिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। L से ये कट जाएगा। अब ऊपर वाला ना कट जाएगा तो L2 हो गया। ये देखो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, जाएगा ना माइनस में। और ऊपर ये भी एक कट है, जाएगा, ये भी L एक को कर रहा, हाँ एक को कट रहा है तो एक को माइनस होगा ना, तो बनेगा देख M, ये नीचे से ऊपर गया तो एक को L-1, और देखो T-1 प्लस हो जाएगा तो एक को यहाँ पे खत्म हो गया तो यानी T-1, हाँ ये बनेगा ML-1 T-1, ML-1 T-1 आ रहा है कि नहीं समझ में? समझ आ रहा है सर। कुछ नहीं, कितना वो हार्ड से हार्ड पूछे है। अगर तुमने अगर 11-12 जो है इसको सीक्वेंस में याद कर लिया ना, खेल खत्म। लाओ मैं तुमको उंगली पर करके दिखाता हूँ। भाई देखो अपने अपने उंगली निकालो। सबसे पहले तुम बोलो, देखो शुरुआतें कर दो तुम किससे एरिया से। ना, एरिया छोड़ दो, वो एरिया और ये सबको पता होता है, ठीक है। तुम शुरुआत कर दो कि हमने स्पीड को बोलना है, स्पीड LT-1, LT-1. वेलोसिटी LT-1, LT-1 और -1 जहां बोल रहा है वहां -2 बोलेगा तो हो जाएगा एक्सेलरेशन, LT-2 हाँ, एक्सेलरेशन। उसके बाद एक्सेलरेशन को मास से गुणा करेगा, फोर्स आ जाएगा। हाँ। तो फोर्स को MLT M लगा -2। दो, वही में जो LT-2 कहला है ओकरा पहले M लगा दो, हाँ तो MLT-2 MLT-2। अब जब फोर्स आ गया तो काम करना पड़ेगा तो वर्क, हाँ तो वर्क हो जाएगा तो ML2। अब L पर एक और ही 2 आ जाएगा, T-2 तो था ही पहले से, समझ गए नहीं? तो ML2 T-2, ML2 T-2, T-2 क्लियर। और जैसे ही वर्क हो गया तो वर्क के बाद आ जाता है हमारा पावर, तो ML3 T-2, ML2 T-3, टाइम ना बढ़ता है इसमें, ML2 हाँ T-3। ऐसे करके याद कर जाओ, क्या दिक्कत है? यस सर। अब देखो मैं कोई भी कहूंगा तो तुम उसके डायमेंशन आराम से बना सकते हो, खाली उसका क्या बता दीजिएगा। हम क्या बताएंगे तुमको? फॉर्मूला। आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं फॉर्मूला बताऊंगा और तुमको फटाफट बनाते जाना है। अच्छा मैंने यहाँ पे ना देखो, है सुनो, यहाँ पे एक मैं जो बात लिखना था रेड पेन से लिख रहा हूँ। बोलो वर्क, बोलो वर्क टॉर्क एनर्जी, बोलो वर्क टॉर्क एनर्जी डायमेंशन सेम होता है। वर्क टॉर्क वर्क एनर्जी डायमेंशन सेम टॉर्क एनर्जी, वर्क टॉर्क एनर्जी, तीनों का डायमेंशन क्या होगा? सर सेम होगा। एनर्जी कोई भी एनर्जी हो। हाँ कोई भी। आओ एनर्जी शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि मैं 3 गो एनर्जी लिख रहा हूँ, सुनो मैं एनर्जी 3 प्रकार का लिख रहा हूँ, तीनों का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू MGH, अच्छा MGH। मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ½ mv²। चलो ये दोनों का ही हम डायमेंशन बताना है। ठीक है सर। अब तुम पूछना चाहिए ना कि सर M क्या है? M है मास, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H है हाइट। यस सर। मैंने ही एक्सेलरेशन है, G क्या है? एक्सेलरेशन है। H क्या है? हाइट है। M क्या है? मास है। मास है। तो मास को किससे लिखेगा? kg से, हाँ। इनटू एक्सेलरेशन है तो क्या लिखेगा? m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू हाइट है तो क्या लिखेगा? L लिखेगा।
इसको सम अप करो तो केजी को लिखते हैं कैपिटल एम से, लेंथ है देखो यहाँ पे मुझे हाइट है ना तो इसको मीटर ही देना चाहिए था, है ना, 2 मीटर मीटर आ गया तो L2 लिख दूंगा, और सेकंड है तो T-2 लिख दूंगा, नीचे है तो ऊपर ले गया, नीचे है तो ऊपर ले गया, कोई दिक्कत? तो ये बना ना ML2 T-2, क्या ये वर्क जैसा नहीं दिख रहा है? यस सर। अच्छा आ जाओ इसको चेक करते हैं। तो ये हाफ को तो हम इग्नोर मारेंगे क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं है। एम क्या होता है? मास। मास को हमने कैपिटल एम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है बकलोल, तो मीटर पर सेकेंड यानी LT-1 होता है। हाँ। इसका कर दो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। मैं डायरेक्ट डायमेंशन में घुस रहा हूँ। मास को लिख दिया कैपिटल एम, अब वेलोसिटी को लिख दिया LT-1। अरे याद करना पड़ेगा ना, वेलोसिटी LT-1, और इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो स्क्वायर तो दोनों में होगा, तो हमारा बन के क्या आ रहा है? एम को एम लिखेंगे, एल के ऊपर हाँ 2 आएगा, -2 आ जाएगा। देखो इसको ना होगा तो दोनों सेम हो गया कि नहीं? कोई भी एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। अच्छा तुम बोला कि सर टर्क का भी तो सेम होता है, तो देख टर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या लिखते हो? ML2 इंटू डिस्टेंस को क्या लिखते हो? L। तो क्या आ जाएगा? ML2 T-2 आया कि नहीं? सेम। इसलिए बोलते हैं वर्क, टर्क और एनर्जी तीनों के डायमेंशन सेम होता है। कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम कोई भी डायमेंशन बता सकते हो, आ जाओ ना, हम तुमको बता ना रहे हैं। जैसे मान लो तुमको हम लेटेंट हीट कह दिए, कौन सा फॉर्मूला दे दिए? लेटेंट हीट पता है, 9th क्लास में। हाँ पढ़ाई नहीं है, 9th में है। लेटेंट हीट का मतलब होता है हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी तो वही होगा डिवाइडेड बाई मास। खत्म, खेले खत्म हो गया भाई। अब तुम कहोगे सर एनर्जी चाहे कोई भी एनर्जी होती है, एनर्जी का तो हमें पता ही है। हाँ ML2 T-2 हो गया। अब मास को m बोलेंगे, मर गया, तो L2 T-2। L2 T-2 आया कि नहीं आया? यस बस हो गया। ऐसे कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत? तो देखो तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा 12th के कुछ फॉर्मूला को डायमेंशन देखते हैं कि बनता है कि नहीं। देखो 12th क्लास हो चाहे 11th क्लास हो, तुम अगर 10 गो याद कर लिया जो दिए हैं, सारा बन जाएगा। बस उसको ना एक्सपेंड करने आना चाहिए। जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला है, चार्ज। क्या फॉर्मूला है? चार्ज का बताइए डायमेंशन क्या होगा? तो मैं कहूंगा Q = IT होता है। तो पेन दे तो हमको, ब्लू पेन नहीं है। यही सर, यही ब्लू। हाँ देखो मैं लिखूंगा, देखो एक फॉर्मूला होता है I = Q/T। तो देख रहे हो, Q माने चार्ज, T मतलब टाइम, I माने करेंट। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ Q बराबर क्या लिखूंगा? इसको यहाँ लेकर मल्टीप्लाई कर दिया, I × T। I है एम्पियर, फंडामेंटल यूनिट, T है टाइम, आ गया ना। AT होता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। कोई किसी को दिक्कत हुआ? नहीं सर। AT क्या होता है? AT होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। अगर मैं कहूँ कि बताइए सर पोटेंशियल, किसका? पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ वही पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल यानी वोल्टेज। हाँ, तो वोल्टेज तो यानी वो होता है, जानता है कितना वो होता है ना? वर्क पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं। हाँ। वर्क पर यूनिट चार्ज को ही बोलते हैं पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात मैं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क का तुम तो पता ही है, ML2 T-2। हमें तो याद है भाई। तुम अगर वर्क तक याद कर लिया, खेले खत्म हो जाएगा। चार्ज का अभी निकाले 80, हो गया, खेल खत्म। समझ रहे हैं बात को? यहाँ से ऊपर ले जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पे एक और माइनस बढ़ेगा ना। हाँ, तो 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अरे यहाँ यही तो घबराओगे तुम। यहाँ पे 1 है, ऊपर गया तो -1, तो -3 और -1, सॉरी -2 -1 -3। तो यहाँ पे T-3 हो गया। A गया तो A -1 हो गया, और यहाँ पे A सबसे पीछे लिखना चाहिए था, और L2 हो गया ना, और M हो गया। तो ML2 T-3 A-1 आ गया। आया कि नहीं समझ? तो ऐसे कोई भी बता दोगे, समझ रहे बात को? जैसे आपको एक मैं देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन,
ट्वेल्थ क्लास का कोई फॉर्मूला, जैसे मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का बताना है। किसका बताना है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। वो पढ़ेंगे 12th में। हाँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, फोर्स बाई चार्ज होता है। क्या होता है? फोर्स बाई फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बाई चार्ज। चार्ज। अब देखो तुमको तो फोर्स पता ही है भाई, कौन सा? MLT-2 फोर्स होता है हाँ, ना। MLT-2 और चार्ज का अभी बताइए नहीं है का, बोलो। चार्ज का 80। 80। अब धो के भंभोर दो, भंभोरोगे तो आएगा M, है देखो इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो MLT-3 A-1। अंधा आदमी भी ये सब बतिया लेता है, बना देता है, समझा कि नहीं? हाँ। अंधा भी होगा वो। देखो MLT, अब इसको जिसको नहीं आएगा उसको थपड़िया देंगे, ऑनलाइन वालों को भी। जैसे देखो M को M ही रहा, L तो L रहा, और T नीचे भी है तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो 3 नहीं हो जाएगा। -3 हो जाएगा, yes, और A1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, तो क्या तकलीफ है? तकलीफ बोल रहा है सब, बताओ। अगर मान लो मैं कह दूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अरे बोल देता है सब ना, मन में आया होगा उस सबको। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया। अब देख इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले ही निकाल चुके हैं। हाँ। हाँ, ऊपर तक खींच दो, MLT-3 A-1 है, क्या नहीं निकाले हैं? एरिया कितना होता है? एरिया होता है L2। L2। तो एक L से एक L मरा, बचा एक L, तो आ गया ML-1 और T T-3 A-1। माइनस। तू कौन बोल रहा था? इस तरह से बना सकते हैं, इसमें क्या और दिक्कत? 19 तिवारी बोला। इस तरह से तुम कुछ भी बना सकते हो भाई। डरने वाला कौन सा बात है? डरने वाला बात है? नहीं बात है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बनेगा? रेजिस्टेंस देखो RESISTANC, रेसिस्टेंस सुने हो ना? अरे V बराबर IR सुने हो? V बराबर IR, V बराबर IR सुने हो ना? तो ये R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। ऊपर लिखेंगे वोल्टेज और नीचे रखेंगे I। अरे वोल्टेज मतलब अबे ना बने साथे पोटेंशियल, वोल्टेज माने पोटेंशियल। हाँ सर। तो पोटेंशियल का अभी निकाला है, कहाँ दे? कहाँ गया? ML2 T-3 ML2 T-3 A-1 और डिवाइडेड बाई करंट 80 होता है यार। करंट क्या होता है? सॉरी, करंट तो A होता है खाली, चार्ज नहीं 80 होता है। अब कटने वाला है। करंट क्या होता है? A नहीं होता है। कटेगा सर, ये आके जुड़ जाएगा इधर। ये भी -2 हो जाएगा, तो यानी ML2T-3 A-2। किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं ये 1 था, ऊपर जाकर -1 हो गया, तो जुड़ गया। इस तरह से तुम कोई भी चीज क्या कर सकते हो? बना सकते हो। हाँ, अभी बहुत कमाल का होगा। अभी लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और इसका एप्लीकेशन जो पार्ट है ना, अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इतना को मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 कम से कम याद करके रखेंगे, ताकि आगे समझ में आए। मुझे तो लग रहा है कि इतना स्टूडेंट अच्छे हैं कि 10 क्या, ये 13 तक आराम से याद कर लेंगे, है ना? 13 एकदम परफेक्टली याद करिए, और अगले क्लास से मिलते हैं। और देखना एकदम डायमेंशन को एकदम पीक लेवल पर, JEE एडवांस का भी सवाल कर दोगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।